नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। अब जब दिल्ली चुनाव का परिणाम आ चुका है तो सबको जानने की इच्छा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उस नाम को जानने के पहले हम लोग चुनाव का कुछ हाइलाइट्स समझते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं ध्यान से समझेंगे उन आंकड़ों को, तब तक ये कह पाना बड़ी मुश्किल होगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो सबसे बड़ी बात कि 27 वर्षों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। 6 चुनाव का बीजेपी को इंतजार करना पड़ा। 3 चुनाव कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में जीता था और पिछला 3 चुनाव जो है, जिसमें 2 बार अरविंद केजरीवाल पूर्ण बहुमत के साथ आए और एक बार जब पहली बार वो आए थे तो 49 दिनों की उनकी सरकार बनी थी। हालांकि वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े यानी 36 विधायक उसके नहीं जीत कर आए थे, इसलिए उस बार भी बीजेपी सरकार नहीं बना सकी थी। तो 6 चुनावों के बाद 27 वर्षों के बाद दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी की वापसी हो रही है। तो इन 6 चुनावों का जब डीप एनालिसिस करेंगे तो ऐसा माना जाता था कि बीजेपी सत्ता में क्यों नहीं आती है दिल्ली की सत्ता में। तो ऐसा माना जाता था कि दिल्ली में 12 सीटें रिजर्व हैं, एससी रिजर्व। तो उन 12 सीटों पर बीजेपी का विधायक कोई जीत नहीं पाता था। जब बेस्ट परिणाम जिस बार 2013 में जिस बार बीजेपी को 34 सीटें आई थी, तब उस बार दो रिजर्व सीट पर बीजेपी को सफलता मिली थी। उस बार भी आम आदमी पार्टी उन रिजर्व सीट्स पे आम आदमी पार्टी को सफलता ज्यादा मिली थी। तो ऐसा माना जाता था कि दिल्ली में जो एससी रिजर्व सीट्स है उस पे बीजेपी का जीतना लगभग असंभव है। और दूसरा 8-9 सीटें जो हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं। तो ऐसा माना जाता है दिल्ली में कि ये 20-22 सीट जो है बीजेपी कभी जीत नहीं सकती है। तो जब अब बचा हुआ जो 50 सीट है, या और कम ही बोलिए, उसको 48 सीट बोल लीजिए, 47 सीट्स बोल लीजिए, तो उसमें 36 का आंकड़ा पार करना, तो उतना स्ट्राइक रेट बीजेपी कभी नहीं ला पाई यहाँ। इसलिए दिल्ली की गद्दी पर बीजेपी को कभी मौका नहीं मिला पिछले 6 चुनावों में। लेकिन इस बार का अगर आप रिजल्ट को देखिएगा तो कुल 12 रिजर्व सीट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें 4 सीट बीजेपी को जीतने में सफलता मिली। इतना अच्छा जो परिणाम बीजेपी के फेवर में आया है, उसके बावजूद उन जो रिजर्व सीट्स हैं उस पर 8 सीट पर आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है और बीजेपी को मात्र 4 सीटों पर सफलता मिली है। और बीजेपी के दलित ने जो एससी सीट्स पर लड़ने वालों में सबसे सीनियर लीडर दुष्यंत गौतम भी चुनाव हार गए। वो करोलबाग से चुनाव लड़ रहे थे। पटेल नगर से राजकुमार आनंद, जो पिछले अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री थे और वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए थे, वो उनको बीजेपी पटेल नगर से प्रत्याशी बनाई थी, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एससी रिजर्व सीट्स जीतना बीजेपी के लिए कितना कठिन है। एक सीट जो 4 सीट बीजेपी जीता है, उसमें एक सीट जो त्रिलोकपुरी का सीट है, बीजेपी 400 से कम वोट से जीती है। हालांकि सबसे कम वोट से बीजेपी को जहां सफलता मिली है वो संगम बिहार है, और वहां भी 400 से कम वोट से 300 कुछ का आंकड़ा है, जैसे मैं तो एग्जैक्ट आंकड़ा तो 400 से कम है संगम बिहार में भी, और 400 से कम से जीती है बीजेपी त्रिलोकपुरी भी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि उन 12 सीटों पर बीजेपी का जीतना, जो समीकरण ऐसा माना जाता था कि दलित वोट्स जो है वो बीजेपी के फेवर में नहीं है, झुग्गी झोपड़ी के वोट्स बीजेपी को नहीं मिलते हैं। बीजेपी बेसिकली मिडिल क्लास की पार्टी मानी जाती थी। हालांकि आम आदमी पार्टी को पिछले 2 चुनावों में 54 माने 50% से ज्यादा उसका समर्थन था। तो उसको जो वोट परसेंटेज मिलता था 50% से ज्यादा था, 54% के आसपास होता था। तो उसमें उसको हर वर्गों का बहुत जबरदस्त समर्थन था। लेकिन जितने हम लोग बात करते हैं झुग्गी झोपड़ी, जे क्लस्टर्स, अनऑथराइज्ड कॉलोनी,
जितने एससी सीट्स है और जितने मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं, उसमें एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलता था। तो इन 12 सीट्स के अलावा जो 8-9 सीट्स जो है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स है, उसमें बीजेपी को केवल एक ही सीट में सफलता मिली, वो है मुस्तफाबाद। बाकी जितनी भी सीटें हों, चाहे वो ओखला की सीट हो, मटिया महल का सीट हो, बल्ली मारान का सीट हो, सीलमपुर हो, और जितनी भी सीटें हैं, सारे सीटों पर बीजेपी को सफलता कहीं नहीं मिल पाई। केवल एक मुस्तफाबाद का जो सीट है, वहां बीजेपी के सीनियर नेता हैं मोहन सिंह बिष्ट, जो पहले करावल नगर से विधायक थे और इस बार 6ठी बार विधायक बनकर आए हैं, जो मुस्तफाबाद से जिनको सफलता मिली। इसका ये मतलब है कि माइनॉरिटीज की सीट्स में भी, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में बीजेपी को एक सीट में सफलता मिली, और जो एससी रिजर्व सीट है उसमें 4 सीट पर बीजेपी को सफलता मिली। तो चूंकि अब वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो जब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बहुत सोचती हैं किसी एक चेहरे को सामने लाने से पहले, उसमें वो भविष्य का इक्वेशन और उस वर्ग को भी हमेशा उनकी कोशिश होती है कि एक ऐसा नाम दे जिससे उनका वोट बैंक का बेस बढ़े, ताकि फ्यूचर की लड़ाई जो है उनके लिए आसान हो। तो अगर मैं ये मान लूं कि 12 दलित सीटों में 4 सीट पर बीजेपी को सफलता मिली, तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे तो 30%, 32%। तो 32% का मतलब ये हुआ कि दलित का मैं मान सकता हूँ, आप मान सकते हैं कि 30%, 40% के आसपास वोट मिला। तो अभी भी दलित का ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है आम आदमी पार्टी को ही मिला। हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी भले सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन उसका जो टोटल समर्थन का जो बेस है वो करीब करीब 43% इस बार भी है। तो जिसमें दलित का जो, अगर दलितों को के ग्रुप को खाली लें तो उसमें भी मेजोरिटी जो वोट है आज भी आम आदमी पार्टी के समर्थन में गया है। और जो मैंने दूसरी बात जो बताया कि एक जो सीट है त्रिलोकपुरी का सीट, बीजेपी 400 से कम वोटों से जीता है, तो आप अंदाजा लगाओ इससे। और दूसरा, जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं वो सब वो वैसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी का जो मार्जिन है, विनिंग मार्जिन, वो सबसे ज़्यादा है। मटिया महल की सीट में जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है वो लगभग 42,000 वोटों से जीते हैं। तो दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ की असेंबली सीट्स का जो टोटल वोट्स होता है करीब करीब 1.5 लाख के आसपास आप एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ टोटल वोटर है दिल्ली में और 70 विधानसभा का सीट है। तो उसमें जो विनिंग मार्जिन है तो 42,000 के आसपास मटिया महल में है, और बस थोड़ा ही बहुत का अंतर सीलमपुर में भी 40-42,000 वोट का अंतर है। ओखला सीट जैसे है अमानतुल्लाह खान, जबकि वहाँ AIM जो ओवैसी की पार्टी है वो 30,000 से ज़्यादा वोट लाई, तब भी अमानतुल्लाह खान वहाँ 30,000 के लगभग वोटों से जीते हैं। 29,000, 28,000 वोटों से उनको इस बार भी जीत मिली है। पिछले चुनाव में वो सबसे ज़्यादा वोट से 60,000 वोट से जीते थे। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम डोमिनेटेड जो इलाका है वहाँ 100% जो है मुस्लिम्स का, अभी भी हम लोग ये डेटा ही हम लोग को बता रहा है कि मुस्लिम्स का सारा का सारा वोट आम आदमी पार्टी को मिला है। उसमें एक मुस्तफाबाद में चूंकि आपस में थोड़ा AIM के भी वहाँ कैंडिडेट थे, कांग्रेस भी थी और आम आदमी पार्टी भी थी, तो मोहन सिंह बिष्ट को उसका फायदा मिला और एक सीट बीजेपी वहाँ जीतने में सफलता मिली। नहीं तो बाकी जगहों पर मुस्लिम्स अभी भी उसी माइंडसेट से वोटिंग किए कि उनका वोट स्प्लिट नहीं होना चाहिए, और वो उसी पार्टी को वोट दिए जो बीजेपी को हराती हुई नजर आई। हालांकि एक दो जो मजबूत कैंडिडेट थे, जैसे बल्ली मारान में हारून यूसुफ जो पुराने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनको 10,000 से ज़्यादा वोट मिला कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस का तो 67 सीट्स पर जमानत जब्त हो गया। तो मैं जो बोल रहा हूं कि इसलिए बीजेपी की कोशिश होगी कि शायद मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के तौर पर एक दलित चेहरा दें। तो अगर दलित चेहरा देंगे तो उन्हीं 4, चूंकि दुष्यंत गौतम चुनाव हार गए हैं, बहुत सीनियर लीडर थे, तो उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं है। तो अब 4 दलित जो बीजेपी के विधायक बने हैं, उसमें एक, जिसमें त्रिलोकपुरी सीट की बात कर रहा हूं, तो वो बहुत जूनियर हैं, फर्स्ट टाइम विधायक हैं और उनको
ज़्यादा मतलब पहला ही बार विधायक बने और 300-350 से कम वोट से उनको जीत का अंतर मिला है। तो आप बाकी हम लोग वो जो 3 सीट बच गए उसमें से किसी एक प्रत्याशी को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने की संभावना है। इस लिहाज से कि बीजेपी के लिए दलित को साधना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है, खास करके दिल्ली, और इसका मैसेज जो है दूर तक जाएगा। दूसरा जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, जो कॉमन आदमी भी, जो दिल्ली का कोई भी वोटर जो कल्पना कर रहा है, उनको प्रवेश वर्मा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत स्वाभाविक है, ये कॉमन सेंस लोग लगा रहे हैं कि चूंकि वो एक जाइंट किलर के रूप में सामने आए हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है, और उसी नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को चुनाव हराकर मुख्यमंत्री बने थे। तो उसी नई दिल्ली सीट से 15 साल शीला दीक्षित विधायक होती थी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं, और उसी नई दिल्ली सीट से 3 बार अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते, और जिसमें 2 बार फुल टर्म 10 साल और फिर 49 दिन, उतना दिन वो मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसा लोग मान रहा है, लोग मानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक मानना है, कॉमन सेंस है कि प्रवेश वर्मा अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, चूंकि वो जाइंट किलर के रूप में उभरे हैं। इससे पहले वो 2 बार सांसद रहे हैं और 1 बार महरौली से वो विधायक भी रहे हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं और 2 बार वो सांसद रहे हैं। तो ऐसा लोगों का मानना है, बहुत स्वाभाविक भी है। उनके पिताजी साहब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी जब से दिल्ली राज्य बनी है तब से बीजेपी का एक ही बार शासन रहा है, और उसमें बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री बने थे। मतलब एक मुख्यमंत्री बीजेपी का 5 साल का टेन्योर पार नहीं किया था। सबसे पहले मुख्यमंत्री बने मदन लाल खुराना, और फिर कुछ उन पर चार्जेस लगा हवाला का, तो उसका वो इस्तीफा दे दिए। उसका साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने, और जब चुनाव के नज़दीक थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ चीज़ नज़र आ रहा था, तो फिर और जिस इशू पर बीजेपी की सरकार चली गई थी वो थी महंगा प्याज, तो उसका सुषमा स्वराज को चुनाव से 1-2 महीना पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो अभी साहब सिंह वर्मा के जो बेटे प्रवेश वर्मा है वो जाइंट किलर के रूप में आए हैं, तो उनकी चर्चा है मुख्यमंत्री के नाम की। लेकिन चूंकि हर लोग मानते हैं कि बीजेपी जो है ऐसे कैंडिडेट को पिछले कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री बनाई है जो नाम सबको चौंका देता है। तो जैसे मध्य प्रदेश में किसी को अंदाजा नहीं था कि मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जबकि नरोत्तम मिश्रा जैसे और कई कैलाश विजयवर्गीय और कई लोग थे वहां जो बहुत सीनियर थे, जो मुख्यमंत्री हो सकते थे, लेकिन बीजेपी ने मोहन यादव का चुनाव किया। ऐसे ही राजस्थान में वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री थी, और पहले बीजेपी ने जैसे दिल्ली में चुनाव के पहले बीजेपी ने किसी मुख्यमंत्री चेहरे को प्रेडिक्ट नहीं किया था, उसका नाम प्रोजेक्ट नहीं किया था, तो राजस्थान के केस में भी जो भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। ऐसे ही उड़ीसा में भी एक ट्राइबल लीडर को बनाया गया मुख्यमंत्री, किसी को अंदाजा नहीं था। छत्तीसगढ़ में जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया किसी को अंदाजा नहीं था। तो बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है, इसलिए पत्रकार या कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ है वो नाम को ना तो गेस कर पाते हैं और ना तो रिस्क लेते हैं कि किसी पर बेट लगा दें। तो प्रवेश वर्मा को मैं मानता हूं कि रेस में है। हालांकि ये बीजेपी का थिंक टैंक सोचेगा कि चूंकि राजनीतिक पॉलिटिशियंस जो हैं बहुत चीज़ सोच के, जो पार्टियां हैं बहुत चीज़ सोच कर अगला नाम तय करती हैं कि क्या उनकी जाट को अगर सीएम बनाया जाए तो उसका लाभ मिलेगा, या वो यंग हैं उनके एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा, इनर्जेटिक हैं तो उनके उस एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा, या केवल अरविंद केजरीवाल को वो पराजित किए हैं तो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन मैं तो मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को पराजित करना अकेला एक व्यक्ति की जीत नहीं मैं मानता हूं, इसमें इसमें पार्टी का रोल है, नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल है, अमित शाह का रोल है, और उसके जितने थिंक टैंक हैं। कहीं ना कहीं आरएसएस की बात चल रही है कि आरएसएस दिल्ली में हजारों ड्राइंग रूम मीटिंग्स की है, जिसको जीत का एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिसको बोला जाता है 1-to-1 मैपिंग हुआ है यहाँ। तो और ऐसे भी जब 44% 43% के आसपास आम आदमी पार्टी को वोट मिला और 48% के आसपास बीजेपी को वोट मिला, जब इतना क्लोज परसेंटेज का डिफरेंस होता है, तो अगर आप घूमिएगा इलाके ग्राउंड जीरो से,
तो वैसे इलेक्शन को प्रिडिक्ट करना बहुत हार्ड है, इतना आसान नहीं होता है। हालांकि जितने भी पोलस्टर्स थे, कई सर्वे जो है इसी डायरेक्शन में बताए थे, जिसका आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था कि ये सारे सर्वे वाले करने वाले लोग बिके हुए हैं। लेकिन अब तो जब रिजल्ट परिणाम आ गया तो दूध का दूध और पानी का पानी जो लोग बोलते हैं वो सामने आ गया। तभी हम लोगों ने दो नामों की चर्चा की। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री के रूप में सोचे, चूंकि हम लोग को मालूम है कि अभी जितने भी राज्य में बीजेपी को सफलता मिली है, या एक झारखंड में जहां बीजेपी के अलावा गैर बीजेपी जिसमें जेएमएम को सफलता मिली है या इंडी ब्लॉक को सफलता मिली है, तो वहां भी महिलाओं के वोट का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ऐसा हो सकता है। हालांकि आज के दिन में प्रेसिडेंट जो है वो महिला है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है किसी महिला को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि बीजेपी ओवरऑल के हिसाब से सोचती है। तो अगर वैसा कुछ होगा तो अब उसमें कौन है? तो एक सौरभ भारद्वाज को शिखा राय हराई हैं, तो वो सीनियर लीडर है, वो संगठन में भी कई पदों पर रही हैं। रेखा गुप्ता हैं, वो डूसू इलेक्शन से आई हैं, स्टूडेंट राजनीति करती थी एबीवीपी से, उसके बाद तो उसके और बहुत दिन से पार्टी में एक्टिव है, और शालीमार बाग से वो जीत कर आई हैं। तो इस तरह से और भी कई नाम हो सकते हैं। तो एक महिला की भी संभावना है कि अगर बन सकती है। तीसरा जो है सतीश उपाध्याय, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को वो चुनाव हराए हैं। वो बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, स्टेट दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। एनडीएमसी में भी वो वाइस चेयरमैन थे, और वो भी स्टूडेंट इवन युवा मोर्चा में भी अध्यक्ष हुआ करते थे, दिल्ली युवा मोर्चा का। तो वो भी एक नाम है, सीनियर लीडर है, उनको भी मौका मिल सकता है। और हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता, जब आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही थी तब भी विजेंद्र गुप्ता लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। जब केवल 3 विधायक जीत कर आए थे 2015 में, तभी विजेंद्र गुप्ता एक विधायक थे जिनकी जीत हुई थी, और उनको बाद में विपक्ष का नेता भी बीजेपी ने बनाया था। हालांकि दूसरे टर्म इससे पहले वाले जो टर्म में रामवीर सिंह विधूरी को बनाया गया था। हालांकि जब वो सांसद हो गए तो फिर विजेंद्र गुप्ता अभी विपक्ष के नेता हैं, और उनका भी लंबा अनुभव है, बहुत काउंसलर रहे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो उनको सांसद का भी टिकट दिया गया था एक बार बीजेपी की तरफ से। तो बहुत सीनियर नेता हैं। तो विजेंद्र गुप्ता की भी संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि वो भी सीएम के रेस में हैं। अब अगर हम लोग फिर बात करेंगे कि अल्पसंख्यकों में सिख एक कम्युनिटी है जो बहुत डोमिनेटेड, मतलब हालांकि संख्या तो बहुत कम है, लेकिन दिल्ली और यहाँ से पंजाब तक की राजनीति को साधा जा सकता है। तो उसमें एक तो मारवा, तजिंदर सिंह मारवा, जो कि जंगपुरा से इलेक्शन जीते हैं, और मनीष सिसोदिया को उन्होंने हराया है। लेकिन उनकी संभावना नहीं के बराबर है। जो दूसरा अगर सिख से किसी को चुना जाएगा, तो जो रजौरी गार्डन से मनिंदरजीत सिंह सिरसा उम्मीदवार हो सकते हैं, चूंकि वो प्रधानमंत्री के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, खास करके गुरुद्वारों से रिलेटेड और पंजाब से रिलेटेड, तो उसका कोऑर्डिनेशन देखने का काम करते हैं, और वो पहले भी विधायक रह चुके हैं। तो अगर बीजेपी पंजाब को ध्यान में रखे, या दिल्ली में भी आप देखेंगे कि सिख मतदाता में भी जो पेनिट्रेशन है वो आम आदमी पार्टी का ज़्यादा है और बीजेपी का कम है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से पंजाब तक की राजनीति अगर साधनी हो तो मनिंदरजीत सिंह सिरसा भी एक चॉइस हो सकते हैं। और इसके अलावा तो प्रधानमंत्री और अमित शाह किस नाम को सामने ले आएंगे ये कहा नहीं जा सकता है, तो हम लोग को तो इंतजार करना होगा। हालांकि बीजेपी कोई जल्दीबाजी में नहीं है। बीजेपी का 13 तारीख तक तो ये सत्र चल रहा है, तो 13 तक तो आप भूल जाओ कि कोई भी दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट होगा। तो 13 के बाद बीजेपी का थिंक टैंक तो हालांकि अब सोचने लगा होगा कि किसको बनाना है। हो सकता है उनके मन में पहले से भी इच्छा हो कि कौन बनेगा, लेकिन मालूम नहीं। जैसे मैंने बताया कि दुष्यंत गौतम चुनाव हार गए, ऐसे कई दिग्गज हो सकता है कि उनके मन में जिसकी इच्छा हो वो चुनाव हार गए हों। तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो हम लोग को जब तक नाम सामने नहीं आ जाएगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे अब रमेश बिधूरी,
आम आदमी पार्टी ने एक चुनावी सुगफा छोड़ा था कि रमेश बिधूड़ी यहाँ के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन रमेश बिधूड़ी चुनाव हार गए, क्योंकि वो भी विधायक भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। 2 बार वो सांसद थे, कई बार विधायक रहे हैं। हालांकि ये तो लगभग तय है कि जितने अमोंग विधायक ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसी संभावना बहुत कम है कि किसी सांसद को मुख्यमंत्री बनाया जाए या किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के बाद में उनको बाई इलेक्शन किसी एक को रिजाइन करवा के फिर से विधायक वाली इलेक्शन लड़वा के उसको कंटिन्यू किया जाए। तो जितने 48 लोग जीत कर आए हैं उसी 48 में ही मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। बाहर से आने की संभावना न के बराबर है। हालांकि अच्छा, हम लोग दिल्ली के पॉलिटिक्स पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि कल जो प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी कई तरह की मैसेजिंग है, छुपी हुई बात है, उसको समझने की जरूरत है। बीजेपी जो है दिल्ली चुनाव को बहुत सीरियस ले रही थी। बहुत दिन के बाद चुनाव में उनको सफलता मिली और वो गद्दी पर उनको दिल्ली की गद्दी मिली, लेकिन वो बहुत प्रायोरिटी पे लेने वाले हैं प्रधानमंत्री। और चूंकि मोदी की गारंटी को उन्होंने दोहराया है कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी है कि गारंटी है, उस काम की गारंटी है होगी। तो जिसमें यमुना सफाई और यमुना का बैंक साफ करना ये बहुत बड़ा एजेंडा होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दिल्ली के लिए। दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दिल्ली की टूटी सड़कों को ठीक करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रधानमंत्री ने मेट्रो की भी चर्चा की, जिसका मतलब है कि कहीं मेट्रो सर्विसेज में भी और विस्तार होगा और टूटी सड़कों को ठीक किया जाएगा। दिल्ली की साफ सफाई बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की। तो कई चीज़ों पर काम होना है। तो डिलीवरेबल, तो सीएम चेहरे का चुनाव हो या मंत्रियों का चुनाव हो तो डिलीवरेबल जैसा ही पर्सनालिटी ढूंढा जाएगा जो मिशन मोड में प्रधानमंत्री के आदेश को और प्रधानमंत्री उस मिशन को पूरा करे और अच्छा से उसका मॉनिटरिंग हो। तो हम लोग लगातार चुनाव पर नज़र बनाए रखेंगे। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। और आपका कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भेजें, उससे मुझे ऊर्जा मिलती है और एक होता है कि हौसला मेरा बढ़ता है। दिल्ली के चुनाव पर अभी नज़र बनाए रखेंगे और आप से फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।